हेलो एवरीवन, वेलकम टू अतुल्य इनिशिएटिव ऑफ सिविल स्टेप आईएएस, जिसमें हम यूपीएससी मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं हूं अजय सिंह और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं इंटरनेशनल रिलेशंस। आज है हमारा डे 5 और आज के हमारे जो थीम है वो है इंडिया सॉफ्ट पावर एंड डायस्पोरा डिप्लोमेसी, जिसके अंतर्गत हम इन ब्रॉडर थीम्स के बारे में बात करेंगे। डायस्पोरा लेड इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के बारे में हम देखेंगे, इंडियाज कल्चर एंड डेवलपमेंटल आउटरीच के बारे में देखेंगे, ब्रॉडर सॉफ्ट पावर एंड डायस्पोरा थीम्स के बारे में आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो पहला जो आपकी थीम है वो है डायस्पोरा लेड इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है एग्जामिन द रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन शेपिंग इंडियाज इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, पर्टिकुलरली थ्रू स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स एंड पॉलिसी इन्फ्लुएंस इन होस्ट कंट्रीज। ठीक है, तो यहां पे पूछा गया है कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो इंडिया की जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है उसको शेप करने में कैसे हेल्प करता है, पर्टिकुलरली स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स में और पॉलिसी इन्फ्लुएंस में जिस कंट्री में वो रह रहे होते हैं वो। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंडियन डायस्पोरा है क्या। इंडिया के जो लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं, है ना, मतलब जैसे यूएसए में रह रहे हैं, गल्फ कंट्री में रह रहे हैं, उनको बोला जाता है इंडियन डायस्पोरा। ठीक है, ऐसे अगर आप देखा जाए तो इंडिया के 34 मिलियन जो लोग हैं वो 200 प्लस कंट्रीज में आपके रह रहे हैं और उन कंट्रीज में इंडिया का कल्चर को फैला रहे हैं। ठीक है, उन कंट्रीज में जो गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ अगर उनके अच्छे रिलेशंस हैं तो काइंड ऑफ अगर इंडियन इन्वेस्टमेंट वहां पे हो रही है तो उसको हेल्प मिल रही है, इंडिया की एक सॉफ्ट पावर बढ़ रही है उस कंट्री में। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपकी जो इंडियन डायस्पोरा है इंडिया के लिए इस तरह से हेल्प करता है। दूसरी चीज जिस तरीके से हमको हेल्प करते हैं वो रेमिटेंसेस। ठीक है, जैसे कि मान लो आप अमेरिका चले गए, वहां पे सेटल हो गए, वहां पे जो आप कमा रहे हो पैसा वो अपने घर भी भेजोगे। ठीक है, तो घर आप डॉलर में भेजोगे और यहाँ पे जो पैसा होगा वो इंडियन गवर्नमेंट अपने पास रखेगी उस डॉलर को और उसको कन्वर्ट करके इंडियन रुपी किसको दे देगी, आपके रिलेटिव्स को यहाँ पे दे देंगे, आपके पेरेंट्स को यहाँ पे दे देगी। तो इस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा क्या होता है, बढ़ता है। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेमिटेंसेस लेने वाला देश है ना, जिसको रेमिटेंसेस भेजे जाते हैं उसमें इंडिया लार्जेस्ट है। ठीक है, चलो, तो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो कि इंडियन डायस्पोरा एस्टिमेटेड टू बी at over 34 million across 200 countries is one of the largest and most influential globally. Beyond remittances, the diaspora plays a critical role in India's economic diplomacy by facilitating startup investment, promoting bilateral trade, shaping policy narratives in host countries aligned with India's interest. ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो कि सिर्फ रेमिटेंसेज ही नहीं है ना, बाकी चीजों में भी हेल्प करता है। जैसे इकोनॉमिक डिप्लोमेसी इंडिया की को अच्छा करने में, है ना, उसको फैलाने में अच्छा काम करता है। ठीक है, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स लाता है इंडिया में। तो ये सारी चीजें आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। उसके बाद रोल इन स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट के, डायस्पोरा का जो रोल है स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट इंडिया में किस तरीके से है। देखो, ये जो है ना डायस्पोरा, ये एक्ट करते हैं एज अ वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स की तरह। ठीक है, बेसिकली वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, देखो एंजल इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो अपनी प्राइवेट जो मनी है उसको किसी बिजनेस में लगाते हैं, है ना, और उनका वाइडर ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई मेंटरशिप प्रोवाइड करनी है जो नए इमर्जिंग बिजनेसेस हैं। दूसरे होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट, इनका काम ही ये होता है कि इनको ये ऐसी जो स्टार्टअप्स हैं जिनमें इनको पोटेंशियल दिखता है कि भाई आगे जाके ये बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है, उसमें ये इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि सिंपल टर्म्स में आपने शार्क टैंक देखा होगा, शार्क टैंक पे जो लोग हैं अपना बिजनेस लेके जाते हैं, अगर जो वहां पे बैठे शार्क्स हैं उनको पसंद आता है तो वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो उस टाइप की फंडिंग को आपको बोला जाता है वेंचर कैपिटलिस्ट। देखो, अब इस तरीके की फंडिंग ना जो वहां पे बैठे सिलिकॉन वैली है ना, जो वहां पे है आपकी कैलिफोर्निया में यूएसए में, वहां से बहुत ज्यादा फंडिंग आती है हमारे इंडियन बिजनेसेस को। जैसे कि आपके फ्लिपकार्ट, ओला, जोमेटो, काफी ज्यादा जो इनमें शेयर है वो यहाँ के जो हमारे इंडियन डायस्पोरा के स्टार्टअप जो बढ़िया बढ़िया लोग हैं, है ना, अच्छी अच्छी पोजीशंस पे जो हैं वो यहाँ पे आके हमारी इन फर्म्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस तरीके से इंडिया को फायदा हो रहा है। सेकंड देखो, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। अब कुछ लोग जो होते हैं ना वो बाहर नहीं रह पाते, है ना, मतलब उनको बाहर पसंद नहीं आता और वापस इंडिया लौटते हैं। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया है, जब वो वापस आएंगे, है ना, तो वो क्या करेंगे कि भाई जो उनकी नॉलेज होगी उसको यहाँ पे शेयर करेंगे, यहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट देंगे। ठीक है, अब देखो इस तरीके से यहाँ पे देखो, रिटर्निंग एंटरप्रेन्योर्स एंड डायस्पोरा लेड इनिशिएटिव लाइक टाई द इंडस एंटरप्रेन्योर्स हैज
फॉस्टर्ड इनोवेशन, मेंटरशिप एंड क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो कि इस तरीके से डायस्पोरा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। थर्ड लिख सकते हो डायस्पोरा स्टार्टअप एज ग्लोबल ब्रिज, इंडियन ओरिजिन फाउंडर्स इन यूएस, यूके एंड यूएई प्रमोट इंडिया एज अ टेक हब। देखो, अगर इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं बहुत ज्यादा कंपनीज फाउंड कर रहे हैं इन कंट्रीज में, तो वहां पे एक मैसेज आता है उनकी सरकार को भी और वहां के लोगों को भी कि भाई इंडिया जो है बहुत अच्छा है टेक, है ना, फील्ड में। तो इस तरीके से काइंड ऑफ हमारी सॉफ्ट पावर भी उन कंट्री में बढ़ती है, और इस तरीके से ऐसा भी हो सकता है कि वो वहां पे अच्छा बिजनेस ग्रो करके इंडिया में इन्वेस्ट करे और इंडिया में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स बढ़े। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहां पे लिख सकते हो रोल इन स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट्स में। ठीक है, अब किस तरीके से जो डायस्पोरा है ये वहां पे इन्फ्लुएंस करता है होस्ट कंट्री को, पॉलिसीज को। देखो, शेपिंग प्रो इंडिया पॉलिसी एजेंडास, इन्फ्लुएंशियल डायस्पोरा लीडर्स लाइक ऋषि सुनाक, ठीक है, जो कि यूएस के आपके यूके के आपके प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। ठीक है, इसके बाद विनायक रामास्वामी जो यूएस के आपके ये भी वहां पे पॉलिटिशियन है। अब इस तरह के लोग जब वहां पे होंगे इन्फ्लुएंशियल लोग, तो वो अपनी कंट्री, जैसे कि इनकी जो ओरिजिनल कंट्री है वो तो इंडिया है, उसके साथ उस कंट्री के रिलेशन अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो यहां से प्रो इंडिया पॉलिसी एजेंडा पुश हो सकता है। सेकंड चीज, थिंक टैंक एंड लॉबिंग, डायस्पोरा बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम एंड इंडिया स्पोरा एनहेंस इंडियाज इमेज एंड इकोनॉमिक आउटरीच। ठीक है, तो इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाती है इंडियन डायस्पोरा के द्वारा, वो क्या करती है कि इंडिया की जो इमेज है उसको अच्छा करने में, ठीक है, और इकोनॉमिक आउटरीच को बढ़ाने में हेल्प करती है। थर्ड देखो, अगर ये सारी चीजें होती हैं, एक इंडियन बाहर जाके अच्छे से बिहेव करता है, बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है ना, उस पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वहां से हमारी सॉफ्ट पावर बढ़ती है और ट्रस्ट भी बिल्ड होता है उस कंट्री के जो पॉलिटिशियंस हैं या जो भी वो पूरी कंट्री है उसका इंडिया पे। ठीक है, डायस्पोरा सक्सेस स्टोरीज प्रोजेक्ट इंडियाज कैपेबिलिटीज इंप्रूविंग ब्रांड इंडिया एंड क्रिएटिंग पॉजिटिव एनवायरनमेंट फॉर इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, आंसर कर सकते हो। सिंपल क्वेश्चन था, है ना। देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि चीजें सिंपल हैं, वही चीजें हैं, बट क्वेश्चन के हिसाब से आपको उसको मोल्ड कर देना है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डिस्कस हाउ द इंडियन डायस्पोरा हैज इमर्ज्ड एज स्ट्रेटेजिक एसेट इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड इकोनॉमिक आउटरीच स्पेशली इन यूएस एंड यूरोप। यहां पे आपसे पूछा है कि भाई डिस्कस कीजिए कि कैसे जो इंडियन डायस्पोरा है वो एक स्ट्रेटेजिक एसेट बन गया है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए, है ना, इकोनॉमिक आउटरीच के लिए। कौन सी कंट्रीज में, यूएस एंड यूरोप में, यहां पे आपको स्पेसिफिकली पूछा गया है। तो वही इंट्रोडक्शन में आप यही चीज लिख सकते हो। देखो, यहां से एक फैक्ट आप जरूर याद करके जाना कि ओवर 34 मिलियन जो है पीपल है इंडिया के बाहर रहते हैं जो इंडियन ओरिजिन से हैं। ठीक है, इंडियन डायस्पोरा कितना है आपका, 34 मिलियन से भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये जो है ना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका इंडिया की फॉरेन पॉलिसी एंड इकोनॉमिक डिप्लोमेसी में। ठीक है, यूएस और यूरोप में इंडियन ओरिजिन or individuals have not only contributed to the economic growth but also shaped strategic partnership and policy environments favorable to India। तो इंडियन जो लोग हैं जो बाहर जाके अच्छा कर रहे हैं वो ना सिर्फ पर्सनल डेवलपमेंट कर रहे हैं बट जो इंडिया की इमेज है ना, और इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उन पर्टिकुलर कंट्रीज के साथ उसमें भी हेल्प कर रही है। देखो, अब डायस्पोरा एज अ स्ट्रेटेजिक एसेट इन यूएस एंड यूरोप, देखो इसमें आप क्या लिख सकते हो, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड एडवोकेसी। देखो, जैसे कि ऋषि सुनक मैंने आपको बताया यूके के एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, इंडियन ओरिजिन के लॉ मेकर्स हैं, कहां पे, आपके यूएस कांग्रेस में, है ना, जैसे कमला हैरिस है। ठीक है, अब देखो सपोर्ट पॉलिसीज अलाइंड विद इंडियाज इंटरेस्ट, तो इंडिया के इंटरेस्ट में जो पॉलिसीज होंगी उसको वो सपोर्ट करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से इंडिया के साथ क्या बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ सकता है ना, ये सारी चीजें इंडो पैसिफिक एरिया में कॉपरेशन हो सकती है, ये सारी चीजें अच्छी होंगी। इसके बाद इकोनॉमिक लिंकेजेस एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इंडियन अमेरिकन आर अमंगस्ट वेल्थिएस्ट एथनिक ग्रुप्स इन यूएस एंड आर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टर्स इन इंडियाज टेक, फार्मा एंड स्टार्टअप सेक्टर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो लोग हैं या वहां पे जाके बहुत अच्छा कर रहे हैं, और यहाँ की जो कंपनीज हैं, इंडिया की कंपनीज, उनमें भी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि जोमेटो का मैंने नाम बताया, फ्लिपकार्ट का मैंने नाम बताया, है ना, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो। थर्ड है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन डिप्लोमेसी।
इंडियन ओरिजिन सीईओज जैसे कि सुंदर पिचाई, सत्य नडेला हो गया, रीइंफोर्स इंडियाज इमेज एज टेक लीडर। ठीक है, तो देखो जितनी भी वहां पे इंपॉर्टेंट कंपनीज है ना, चाहे आप एडोबी ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, है ना, आप चाहे गूगल ले लो, है ना, इनके सबके सीईओज कौन है, हमारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। तो इससे एक वर्ल्ड को मैसेज आता है कि भाई इंडिया टेक फील्ड में बहुत अच्छा है। ठीक है, और ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो। सॉफ्ट पावर एंड कल्चरल आउटरीच, है ना, इंडियन फेस्टिवल्स जो होते हैं, योगा, कुजीन जो है, आर्ट एनहेंस इंडियाज कल्चरल डिप्लोमेसी, मेकिंग डायस्पोरा इफेक्टिव एजेंट ऑफ सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन। तो इस तरीके से भी हमारी डायस्पोरा हेल्प करता है। क्राइसिस सपोर्ट एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ड्यूरिंग कोविड-19 द डायस्पोरा मोबिलाइज्ड फंड्स, मेडिकल सप्लाईज एंड पॉलिसी सपोर्ट शोकेसिंग इट्स रोल इन पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी। देखो इंडिया को जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, इंडियन ओरिजिन के जो लोग थे उन्होंने ही फंड्स अरेंज करे, है ना, मेडिकल सप्लाईज देनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, इंडिया ने भी बहुत हेल्प करी, बट जहां पे नहीं भी कर पाई, वहां के जो इंडियन डायस्पोरा था उन्होंने काफी ज्यादा उस कोविड-19 के टाइम पे काफी ज्यादा सपोर्ट किया। ठीक है, उन पर्टिकुलर कंट्रीज को। ठीक है, तो इस तरीके से जो है जो इंडिया का डायस्पोरा है वो हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट है। कहां पे, यूएस और यूरोप में। ये सारे पॉइंट्स आप वहां पे लिख सकते हो। थर्ड जो क्वेश्चन है वो है एनालाइज द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग डायस्पोराज रिसोर्स फॉर इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इकोसिस्टम। देखो यहां पे पूछा गया है चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज कि किस तरीके से इंडिया इनको, जो ये डायस्पोरा है, उनके रिसोर्सेज को एनहेंस कर सकता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए। इसमें आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या है और चैलेंजेस क्या है, ये पूछे गए हैं। वही अगर डायस्पोरा पे क्वेश्चन आया तो ये चीज जरूर लिखनी है कि ग्लोबली 34 मिलियंस रह रहे हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन से थोड़ा बहुत लिंक कर देना है। इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। अब यहां पे जो मेन कंटेंट है कि भाई अपॉर्चुनिटीज क्या है ना, क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी इन हार्नेसिंग डायस्पोराज रिसोर्स। देखो अगर हम ना ये जो हमारा डायस्पोरा है ना, उसको अच्छे से उसके साथ रिलेशंस रखते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, है ना, उनके बारे में सोचते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, हमने एक प्रवासी भारतीय दिवस भी चलाया है। हर साल उसको हम क्या करते हैं, हर दूसरे साल उसको मनाया जाता है। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि जो बाहर लोग रह रहे हैं ना, उनको काइंड ऑफ एक मिलता है कि यार हमारा देश हमारे बारे में सोच रहा है। ठीक है, हमारे लिए फंक्शंस ऑर्गेनाइज करा रहा है, हमारी रिस्पेक्ट करा रहा है। ठीक है, प्रवासी भारतीय अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो उससे काइंड ऑफ ना इन लोगों में भी अपने कंट्री से जो है जुड़ाव महसूस होता है इनको। ठीक है, चलो तो ये सारी चीजें हैं। इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है अगर वो इसको यूज करती है। तो ठीक है, चलो देखो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट में। आपको मैंने बताया कि जो डायस्पोरा ड्रिवन वेंचर कैपिटल है फ्लोज इनटू इंडियाज स्टार्टअप्स। जैसे फ्लिपकार्ट को बहुत ज्यादा फंडिंग है, जोमेटो को बहुत ज्यादा फंडिंग है, इससे इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया में बूस्ट होती है। सेकंड, इतने सारे लोग हैं वहां पे, उन्होंने इतना अच्छा किया है अपनी लाइफ में, तो उनके पास नॉलेज होगी, स्किल है ना होगी, वो आप अगर इंडिया के लोगों को ट्रांसफर करते हो तो यहां पे भी जो रेवोल्यूशन है ना, आईटी रेवोल्यूशन, वो आ सकता है ना। जैसे कि सपोर्ट कर सकता है ये इंडिया का एआई को, बायोटेक को, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को। ठीक है, अगली चीज है कि भाई अगर हमारे जो लोग हैं वहां पे है तो हमारे को उससे ग्लोबल मार्केट एक्सेस भी मिल सकता है। ठीक है, चलो डायस्पोरा नेटवर्क हेल्प्स इंडियाज फर्म एक्सपेंड ग्लोबली स्पेशली इन टेक एंड फार्मा। ठीक है, चलो अगला देखो, पॉलिसी एडवोकेसी, डायस्पोरा इन्फ्लुएंस होस्ट कंट्री पॉलिटिक्स। डायस्पोरा जो है हमारा पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व है। जैसे यूके में ऋषि सुनक हो गए, आपके जो यूएसए है वहां पे हमारी कमला हैरिस होगी, पहले वाइस प्रेसिडेंट थी वहां की, और भी वहां पे लोग हैं। ठीक है, अभी जो वहां के एफबीआई के जो चीफ हैं वो हमारे इंडियन ओरिजिन के हैं। ठीक है, काश पटेल उनका नाम है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। पॉलिसी एडवोकेसी में जो वो लोग हैं वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं, है ना, उन कंट्रीज में, जिससे प्रो इंडिया पॉलिसीज बनती है, ट्रेड, इमिग्रेशन एंड डिजिटल पार्टनरशिप भी, ये सारी चीजें भी बढ़ती है। अब देखो चैलेंजेस क्या है, ये तो अपॉर्चुनिटीज है ना, कि इससे ये हमारे को फायदा हो सकता है, बट कुछ यहाँ पे चैलेंजेस भी हैं। लेवरेजिंग डायस्पोराज पोटेंशियल क्या है, देखो चैलेंजेस, लैक ऑफ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, अब्सेंस ऑफ सेंट्रल डायस्पोरा एंगेजमेंट स्ट्रेटेजी। देखो बात चाहे जितनी मर्जी कर लो, है ना, कि भाई हमारा डायस्पोरा वहां रहता है, वो ये कर रहा है, बट एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होना चाहिए कि किस तरीके से आप इनके साथ एंगेज करोगे। ठीक है, तो उसकी थोड़ी हमारे को यहाँ पे कमी दिखती है। रेगुलेटरी हर्डल्स हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर ये कोई यहाँ पे एफडीआई लाना चाहे, है ना, मान लो बाहर से कोई इंडियन ओरिजिन का बंदा यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहे, यहाँ पे टैक्स लॉज ही बहुत अजीब है,
क्लियरिटी नहीं है ना, कि ज्यादा टैक्स लगेगा कम टैक्स लगेगा। हालांकि जीएसटी के आने के बाद थोड़ी चीजें सुधरी हैं, बट इसमें भी स्लैब्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। तो यहां से जो ये है टैक्स रेगुलेशंस और एफडीआई नॉर्म्स है, ये थोड़ी मतलब ठीक नहीं रहती, जिसकी वजह से जो ईज है वो थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। चलो अब अगला देखो, प्रिसीव्ड पॉलिसी अनसर्टेनिटी, है ना। अब देखो इंडिया में जो पॉलिसीज है ना वो फ्लक्चुएट करती रहती हैं, सरकार चेंज हुई पॉलिसी चेंज हो गई। जैसे कि स्टार्टअप पॉलिसी, डाटा लॉज क्या है, आईपी प्रोटेक्शन लॉज क्या है, इनमें मतलब क्लियरिटी नहीं है ना। कल की अभी बीजेपी सरकार है, एक पर्टिकुलर पॉलिसी, कल की डेट को अगर कांग्रेस की सरकार आ जाती है तो वो कुछ और टाइप की पॉलिसीज लाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी है कि भाई जो बाहर का डायस्पोरा है उसको लगता है कि भाई इंडिया में इन्वेस्ट करना ना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे फ्लक्चुएशन हो रही है इनकी पॉलिसीज में। लिमिटेड रिटेंशन मैकेनिज्म, ठीक है। ब्रेन ड्रेन कंटिन्यूज, अभी भी देखो जो इंडिया है उसमें से लोग पढ़ के बाहर जा रहे हैं, बाहर जॉब कर रहे हैं। सत्य नेडेला, सुंदर पिचाई कहां से पढ़े हैं, यहीं से पढ़े हैं, इंडिया से पढ़े हैं। बट इंडिया से पढ़ने के बाद सारे सारे जितने भी लोग हैं वो बाहर चले गए, है ना, और बाहर बहुत अच्छा कर रहे हैं। मान लो अगर वो इंडिया में रहते तो कितना अच्छा करते इंडिया में, ठीक है। चलो तो ये सारी चीजें हैं कि इंडिया अभी भी ब्रेन ड्रेन कंटिन्यू हो रहा है, और लैक ऑफ रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ग्लोबल जो सैलरीज है उसको इंडिया मैच नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से ये ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम कंटिन्यू रह रही है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हो कि अपॉर्चुनिटीज क्या है ना, ये जो आपका डायस्पोरा है उनको हार्नेस करने से, और चैलेंजेस हमारे को क्या क्या है। तो अब इसके बाद है हमारी नेक्स्ट थीम, इंडियाज कल्चरल एंड डेवलपमेंटल आउटरीच, जिसमें आपका क्वेश्चन है, डिस्कस हाउ India's engagement with African Union and its use of cultural linkages like Indian diaspora, traditional medicine, and shared colonial history have enhanced its development partnership in Africa. तो ये आपका क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस तरीके से जो इंडिया की एंगेजमेंट अफ्रीकन यूनियन के साथ, उसमें इंडिया ने कल्चरल लिंकेजेस का यूज करके, जैसे कि डायस्पोरा हो गया हमारा, ट्रेडिशनल मेडिसिन हो गया, शेयर्ड कॉलोनियल हिस्ट्री हो गया, इसका यूज करके किस तरीके से हमने डेवलपमेंट पार्टनरशिप एनहेंस करी है अफ्रीका के साथ, ठीक है। तो अब यहां पे आप लिख सकते हो इसके इंट्रोडक्शन में कि इंडिया और अफ्रीका, इंडिया एंड अफ्रीका शेयर्स स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिक कल्चरल एंड इकोनॉमिक टाइज। इन रिसेंट ईयर्स इंडियाज एंगेजमेंट विद अफ्रीकन यूनियन एंड इट्स सॉफ्ट पावर टूल्स हैव डीपन्ड डेवलपमेंट पार्टनरशिप अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया किस तरीके से इनके साथ एंगेज करता है अफ्रीकन कंट्रीज के साथ। देखो पहली चीज जो यहाँ पे लिख सकते हो आप, वो लिख सकते हो इंडिया अफ्रीका फोरम समिट्स, ठीक है। अभी तक 3 हो गई है, 2008 में, 11 में, 15 में हुई थी, जिसमें देखो ओवर 100+ डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट अनाउंस हुए थे। सेकंड चीज, हमने देखो अफ्रीकन यूनियन को आपका G20 की मेंबरशिप दिलवाई, है ना, जब यहाँ पे 2023 में G20 की समिट हुई थी इंडिया में। थर्ड है पैन अफ्रीका ई नेटवर्क प्रोजेक्ट लॉन्च्ड इन 2009, नाउ रिप्लेस्ड बाय ई विद्या भारती एंड ई आरोग्य भारती, ठीक है। तो 2009 में ये प्रोजेक्ट चलाए गए थे, ई नेटवर्क प्रोजेक्ट, अब इनके नाम चेंज कर दिए गए हैं। अब ये प्रोजेक्ट्स क्या करते हैं, टेली एजुकेशन वहां पे प्रोवाइड करते हैं, टेली मेडिसिन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, है ना, इन 19 अफ्रीकन कंट्रीज। तो इस तरीके से हमारी एंगेजमेंट वहां पे है। प्लस हमने 12.26 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट उनको दिया है। देखो एक होता है ना लोन देना किसी को, एक होता है लाइन ऑफ क्रेडिट देना। मान लीजिए आपने किसी कंट्री को 100 करोड़ का लोन दे दिया, है ना, तो अब 100 करोड़ के लोन पे प्रॉपर इंटरेस्ट रेट भी 100 करोड़ पे ही लगेगा, है ना, और उसका एक पर्टिकुलर पीरियड होगा, इतने टाइम में वापस करो। जो लाइन ऑफ क्रेडिट होती है, मान लो किसी कंट्री को आपने 100 करोड़ लोन दिया, उनका 80 करोड़ में ही हो गया काम, ठीक है। तो अब 20 करोड़ वो आपको वापस कर देगी, और बाकी जो इंटरेस्ट है ना, बिल्कुल कम इंटरेस्ट वो आपको किस पे देगी, 80 करोड़ पे देगी। तो इस तरह की चीजों को बुलाता है लाइन ऑफ क्रेडिट, है ना। तो ये थोड़ा इजी होता है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, है ना। तो इसीलिए इंडिया ने कितने दिए हैं, 12.26 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है अफ्रीकन कंट्रीज को, है ना, सिंस 2003 अगर देखा जाए तो। इसके बाद देखो कल्चरल लिंकेजेस एनहेंसिंग डेवलपमेंट पार्टनरशिप, क्या क्या कल्चरल लिंकेजेस है हमारी और अफ्रीका की। सबसे पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इंडियन डायस्पोरा, 3.2 मिलियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो है वो अफ्रीका में रहते हैं। कौन कौन सी कंट्रीज में, देखो आपके यहाँ पे केनिया में, साउथ अफ्रीका में हो गया, मॉरिशियस में हो गया, केनिया में हो गया, यहाँ तक कि जो मॉरिशियस के प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी आपके किस ओरिजिन के हैं, इंडियन ओरिजिन के हैं। तो एक तरीके से ये देखो कल्चरल लिंकेजेस हो गई। दूसरी चीज है ट्रेडिशनल मेडिसिन
एंड आयुष डिप्लोमेसी। देखो ट्रेडिशनल मेडिसिन से रिलेटेड अगर मैं बात करूं ना, तो यहाँ पे एक ट्राइब का नाम आता है जिसका नाम है हक्की पक्की ट्राइब। ठीक है, तो हक्की पक्की जो ट्राइब है वो क्या करती है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन लेके इन कंट्रीज में जाती है और यहाँ पे बेचते हैं वो अपनी मेडिसिन, ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले जो हक्की पक्की ट्राइब है वो फंस गई थी, है ना, वहां पे, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी आपके अफ्रीकन कंट्रीज में, तो उसकी वजह से फिर गवर्नमेंट को ऑपरेशन चलाना पड़ा था उनको वहां से वापस लाने के लिए। ठीक है, तो देखो इंडिया जो है वहां पे प्रमोट करता है आयुर्वेदा एंड योगा को थ्रू आयुष इंफॉर्मेशन सेल्स इन कंट्रीज लाइक मॉरिशियस एंड साउथ अफ्रीका। एमओयू साइन हुए हैं अफ्रीकन कंट्रीज के साथ फॉर कॉपरेशन इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, वेलनेस, टूरिज्म, इन सारी चीजों से रिलेटेड। और इंडिया ने आयुष बेस्ड कोविड रिलीफ पैकेजेस भी भेजा था जब कोविड-19 था इन अफ्रीकन कंट्रीज को। देखो तीसरी चीज हमारे में कॉमन क्या है भाई, तीसरी चीज है कि हम शेयर करते हैं कॉलोनियल एक्सपीरियंस, सेम कॉलोनियल एक्सपीरियंस। जो कंट्री ने यहाँ पे कभी रूल करा था, जैसे इंग्लैंड हो गया आपका, है ना, फ्रांस हो गया, वो कंट्रीज यहाँ पे भी रूल करती थी। जैसे ही देश आजाद हुआ उसके बाद इंडिया ना यूएसए के ब्लॉक में जाके मिला ना यूएसएसआर के ब्लॉक में जाके मिला, इंडिया अलग से रहा, नॉन अलाइंड रहा। ठीक है, और उनके साथ इन कंट्रीज ने क्या किया था, ये कंट्रीज जो आपकी अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ये भी बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी जो उस टाइम नॉन अलाइंड मूवमेंट पे हमारे साथ जुड़ी थी। तो एक शेयर्ड हिस्ट्री है हमारी इसके साथ, और शेयर्ड हिस्ट्री के साथ आता है म्यूचुअल ट्रस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हो वहां पे। अब देखो डेवलपमेंटल कॉर्पोरेशन इनिशिएटिव्स, क्या क्या हमारे इनिशिएटिव्स वहां पे चल रहे हैं। जैसे कि हमने लाइन ऑफ क्रेडिट्स दी है, 182 लाइन ऑफ क्रेडिट्स दी है हमने। किन किन सेक्टर्स में, सोलर पावर सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, वाटर में, एजुकेशन में। कैपेसिटी बिल्डिंग हम वहां पे करते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब होता है ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, स्किल प्रोवाइड करना, अंडर इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन प्रोग्राम, है ना। ओवर 25,000 अफ्रीकन को प्रोफेशनली ट्रेन किया गया है। ठीक है, चलो इंडिया को फाउंडेड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस विद स्ट्रॉन्ग अफ्रीकन प्रेजेंस। 30+ अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर है। और ये किसका इनिशिएटिव है, इंडिया लेड इनिशिएटिव है। ठीक है, चलिए और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे आप यहां देख सकते हो, इथोपिया की शुगर इंडस्ट्री होगी, घाना की रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन होगी, रवांडा की वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स हो गए, इसमें भी बहुत ज्यादा इंडिया का रोल है इन चीजों को डेवलप करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो कि अफ्रीका में जो हमारी एंगेजमेंट है किस हिसाब से है ना, और किस तरीके से इंडिया जो हमारा कल्चरल जो लिंकेजेस है उसको यूज कर रहा है ना, डेवलपमेंटल पार्टनरशिप को अच्छा करने में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल एंड डेवलपमेंटल आउटरीच इन स्ट्रेंथनिंग इंडिया सॉफ्ट पावर इन एशिया एंड अफ्रीका। देखो यहां पे पूछा गया है इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल एंड डेवलपमेंट आउटरीच, जो इंडिया कल्चरली और डेवलपमेंटल आउटरीच के थ्रू इन कंट्रीज के पास पहुंचता है। जैसे कि कल्चरल आउटरीच का मतलब हो गया आपके प्रमोशन ऑफ योर कल्चर, जैसे योगा हो गया, आयुर्वेदा हो गया, इनका प्रमोशन। डेवलपमेंटल आउटरीच का मतलब है कि डेवलपमेंटल एड प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये जो ये यहां पे पूछा गया है कि इसकी इंपॉर्टेंस आपको बतानी है कि जो इंडिया की सॉफ्ट पावर है किस तरीके से बढ़ रही है एशिया और अफ्रीका में। ठीक है, अब यहां पे देखो, यहां पे आप क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन ऐसे कर सकते हो कि भाई जब G20 प्रेसिडेंसी हुई थी, यहां पे ये एक पिविटल मूवमेंट थी इन इट्स ग्लोबल आउटरीच, स्पेशली इन वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। जब G20 समिट हुई थी 2023 में, तो इंडिया ने साथ में एक समिट भी ऑर्गेनाइज करी। कौन सी, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, जिसके तहत जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया जिसके थ्रू वो अपने ग्रीवेंसेस जो भी हैं, जो भी उनके मतलब रीजंस हैं जिसकी वजह से वो खुश नहीं है, उसको व्यक्त कर पाए। ठीक है, तो उस चीज के लिए ये चलाई गई थी ग्लोबल वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। ठीक है, बाय इंटीग्रेटिंग कल्चरल डिप्लोमेसी रूटेड इन इंडिया सिविलाइजेशन इथोस विद हाई लेवल डिप्लोमेसी, इंडिया projected itself as a bridge between developed and developing nation, reinforcing its leadership credential। देखो प्रमोटिंग सॉफ्ट पावर थ्रू कल्चर, इंडिया कैसे प्रमोट कर रहा है अपनी सॉफ्ट पावर कल्चर के थ्रू। जैसे जब G20 थीम थी, G20 जब आपकी समिट थी, तो उस टाइम पे क्या थीम रखी गई उसकी, वासुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जो इंडिया को के एंशिएंट विजडम को प्रोजेक्ट करता है एज यूनिवर्सल वैल्यू सिस्टम अलाइंड विद ग्लोबल साउथ एस्पिरेशन। ठीक है, ये बात हो गई। सेकंड चीज पैन इंडिया कल्चरल एंगेजमेंट।
आपने देखा होगा जब G20 जब यहाँ हमने होस्ट करा था, उस टाइम पे पूरे इंडिया में मीटिंग्स करवाई गई थी। तो काइंड ऑफ वो एक मैसेज देना चाहता था कि भाई इंडिया जो है एक डाइवर्स सोसाइटी है, इंक्लूसिव सोसाइटी है, हमेशा मार्जिनलाइज जो लोग होते हैं उनकी बात करती है। तो ये जो सॉफ्ट जो ये आपकी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज हैं, इनकी भी हम उस तरीके से ही हेल्प करेंगे, इन्हीं को भी इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो अगला लिख सकते हो आप, प्रमोशन ऑफ मिलेट एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। देखो जो इंडिया है ना, वहां का जो एरिया है ना, बहुत इंडिया का काफी ज्यादा एरिया है जो रेन फेड है। ठीक है, जहां पे बारिश से ही खेती होती है। ठीक है, वहां पे सोर्स नहीं है वाटर का इतना ज्यादा। ठीक है, काफी ज्यादा एरिया ऐसा है वहां पे, पर एक कुछ क्रॉप्स उगती है जिनको मिलेट्स बोला जाता है, और उनको सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है। ट्रेडिशनली देखो क्या हुआ ना, हमारा जो खाने का पैटर्न था है ना, वो शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स दीज क्रॉप्स, लाइक व्हीट हो गया, राइस हो गया। बट जो हमारे ट्रेडिशनल जो चीजें हमारे खाई जाती थी, जैसे बाजरा हो गया है ना, ये मक्की हो गई, ये सारी चीजें जो थी अब धीरे धीरे क्या होने लग गई, विलुप्त होने लग गई थी। बट अब रिन्यूड इंटरेस्ट इसमें क्रिएट किया गया है। अब देखो हमारी तरह ना बाकी जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे भी ये चीजें उगती हैं है ना, वहां पे मिलेट्स उगते हैं। तो इनको क्या किया जा सकता है, प्रमोट किया जा सकता है, और ग्लोबल साउथ के जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो इस चीज से क्या उठा सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। G20 में इंडिया ने पूरी कोशिश की कि मिलेट्स को वर्ल्ड वाइड क्या किया जाए, प्रमोट किया जाए, और काफी ज्यादा अमाउंट में हुआ भी है। अब काफी लोगों ने कंजम्पशन स्टार्ट कर दी है मिलेट्स की। ठीक है, चलो अगला देखो, योगा, आयुर्वेदा एंड सस्टेनेबल लिविंग। Cultural events like yoga, Ayurveda were integrated into diplomacy, enhancing holistic well-being। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये भी इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ाती है। और यहाँ पे देखो ग्लोबल साउथ समिट एंड G20 वॉइस, ग्लोबल साउथ समिट करवाई गई जिसमें 125 कंट्री से ज्यादा कंट्रीज ने पार्ट लिया है ना। और जो ये छोटी डेवलपिंग कंट्रीज है इनके बारे में भी कोई आगे आया और इनके बारे में इनकी बात करी, इनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया जहां आके ये अपने कंसर्न्स को शेयर कर सके। ठीक है, तो ये चीजें आप लिख सकते हो इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्रिटिकली असेस इंडियाज यूज ऑफ सॉफ्ट पावर टूल्स इन मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स रीजनल रिलेशंस। ठीक है, चलिए क्रिटिकली असेस करने को बोला है आपको इंडिया का यूज ऑफ सॉफ्ट पावर टूल इन मैनेजिंग कॉम्प्लेक्स रीजनल रिलेशंस। ठीक है, चलिए अब यहां पे आपको सबसे पहले होना चाहिए पता कि सॉफ्ट पावर होती क्या है। देखो दो तरह की पावर्स होती है, एक सॉफ्ट पावर, एक हार्ड पावर। हार्ड पावर जो होता है वो मिलिट्री माइट को बोला जाता है कि कितनी स्ट्रांग आपकी मिलिट्री है। ठीक है, बट देखो हर चीज ना क्या होता है, मिलिट्री स्ट्रेंथ पे ही नहीं देखी जाती, कुछ कंट्री की सॉफ्ट पावर भी होनी चाहिए। जैसे इंडिया जो है ना, इंडियंस जब बाहर जाते हैं तो इंडिया की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट होती है। ठीक है, आप सोवियत यूनियन कभी जाना, सोवियत यूनियन की जो कंट्री स्प्लिट होके बची हुई हैं उन कंट्रीज में कभी जाना, वहां पे इंडिया की बहुत रिस्पेक्ट होती है ना। आप कभी यूएसए जाना, ठीक है, वहां पे जितने भी ये टॉप टेक कंपनीज हैं उनके सारे जो है सीईओज हैं वो क्या है, इंडियंस हैं। इससे क्या मैसेज आता है कि भाई ये जो इंडिया है, यहाँ के जो लोग हैं वो एक अच्छे लोग होते हैं है ना, और मतलब एक्सीलेंस की तरफ भागना चाहते हैं। तो एक काइंड ऑफ उनके नजरों में इंडिया के लिए एक इमेज क्रिएट होती है। वो जो इमेज क्रिएट हुई ना उसको बोला जाता है आपकी सॉफ्ट पावर। और सॉफ्ट पावर को यूज किया जा सकता है कंट्री के द्वारा उसके डेवलपमेंट में, उसको उसके रिलेशनशिप्स को बढ़ाने में विद अदर कंट्रीज। ठीक है, चलिए यहां पे देखो सॉफ्ट पावर है जो ये कॉइन की गई थी जोसेफ नाई के द्वारा, refers to a nation ability to influence other through cultural values and diplomacy rather than coercion। मतलब आप मिलिट्री माइट से उसको नहीं वो कर रहे, डरा नहीं रहे किसी कंट्री को, बट आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो अपने कल्चर से, वैल्यू से, डिप्लोमेसी से। जैसे कि आप हॉलीवुड मूवीज देख रहे हो है ना, हॉलीवुड मूवीज आप देखते हो ना तो इनडायरेक्टली आप इन्फ्लुएंस होते हो। अमेरिकन जो ड्रीम है ना, जो अमेरिकन लाइफ का ड्रीम है ना, सबके काफी ज्यादा लोगों में आता है कि यार अमेरिका तो एक बार जरूर जाना है ना। अमेरिका की इस तरीके से सॉफ्ट पावर बढ़ती है पूरी दुनिया में। अमेरिका परफेक्ट नहीं है बट इन शोज में है ना अमेरिका को परफेक्ट दिखाया जाता है, और काइंड ऑफ इस तरीके से पूरे वर्ल्ड में एक सॉफ्ट पावर है अमेरिका की। ठीक है, एक तरफ अगर मैं आपको बोलूं कि अमेरिका जाना है और दूसरी तरफ मैं आपको बोलूं अफगानिस्तान जाना है जहां पे तालिबान का रूल है, ठीक है, तो आप अमेरिका जाना पसंद करोगे। क्यों? क्योंकि उसको उस तरीके से प्रमोट किया गया है ना। बल्कि जब आप अफगानिस्तान जाओगे वहां पे आपको बेटर ट्रीटमेंट मिलेगा, वहां पे एज ए इंडियन अगर आप जाओगे तो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाएगा। बट फिर भी एक सॉफ्ट पावर होती है किसी कंट्री की है ना, जो कि इन चीजों के थ्रू क्या होती है, बढ़ती है, वैल्यूज के थ्रू, कल्चर के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू। ठीक है, चलो इंडिया विद इट्स रिच सिविलाइजेशनल हेरिटेज हैज
employed various soft power tools to navigate complex regional ties especially in South Asia। ठीक है, ये इस तरीके से लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे हमने लिखना है कि भाई कौन कौन से टूल्स यूज करता है इंडिया सॉफ्ट पावर के तौर पे। सबसे पहले इंडिया यूज करता है अपनी कल्चरल डिप्लोमेसी, है ना, जैसे कि देखो योगा को काफी ज्यादा यूज किया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो है वो इंटरनेशनली क्या किया जाता है, उसको ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है। अब तो इंटरनेशनल मेडिटेशन डे भी हो चुका है, ठीक है, अब इसको भी सेलिब्रेट किया जाएगा। ठीक है, चलो वर्ल्ड वाइड, स्पेशली नेपाल, श्रीलंका, भूटान, इन कंट्रीज में इसको अच्छे सेलिब्रेट किया जाता है। बॉलीवुड सिनेमा है, इंडियन टेलीविजन है, वो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन कंट्रीज में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पे भी अफगानिस्तान में भी आपके हमारी जो सॉफ्ट पावर है वो बढ़ेगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। डेवलपमेंटल असिस्टेंस, इंडिया दूसरा जो यूज करता है टूल वो करता है डेवलपमेंटल असिस्टेंस का। लाइन ऑफ क्रेडिट्स और ग्रांट्स देता है बहुत सारी कंट्रीज को, जैसे नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान हो गया, मालदीव्स हो गया, और भी कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज हो गया। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाता है, जैसे इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है, जिसमें 160 प्लस पार्टनर कंट्रीज हैं। एक एजुकेशनल आउटरीच चलाता है, स्कॉलरशिप देता है स्टूडेंट्स को, है ना, सार्क कंट्रीज की। बहुत सारे अफगानिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो इंडिया की यूनिवर्सिटीज में पढ़ के जाते हैं, डीयू से पढ़ के जाते हैं, एचपीयू से पढ़ के जाते हैं, पीयू से पढ़ के जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से स्कॉलरशिप दी जाती है स्टूडेंट्स को। ठीक है, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी है, उसको एज अ हब ऑफ एशियन सिविलाइजेशन, है ना, के तौर पे एस्टेब्लिश किया गया है। इसके बाद डायस्पोरा एंगेजमेंट, जो इंडियन पॉपुलेशन बाहर रहती है उनके साथ जो है इंडियन गवर्नमेंट कनेक्ट करती है। ठीक है, और उस तरीके से हमारी सॉफ्ट पावर उन कंट्रीज में बढ़ती है। हमने कुछ स्कीम चलाई है उनके लिए, जैसे कि ओसीआई कार्ड होल्डर स्कीम, जिसके तहत वो क्या करते हैं, इंडिया के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखो। स्पिरिचुअल एंड रीजनल टाइज, जैसे कि इंडिया क्या करता है, अपने को ना कल्चरल और रिलीजियस साइट्स को क्या कर रहा है, वो डेवलप कर रहा है। जैसे रामायण सर्किट बना रहा है इन नेपाल, बुद्धिस्ट लिंकेजेस है हमारी श्रीलंका, मालदीव, म्यांमार के साथ। तो ये जो कंट्रीज हैं, ये जो बुद्धिस्ट जो कंट्रीज हैं, जैसे आपकी श्रीलंका होगी, म्यांमार होगी, वो इंडिया को एक तरीके से इस तरीके से देखते हैं कि भाई ये वो जगह है जहां से बुद्धिज्म फैला है। ठीक है, ये वो जगह है जहां पे बुद्धा ने जन्म लिया था। ठीक है, तो और बुद्धा ने अपना पूरा जो लाइफ है उस सर्कल को यहाँ पे कंप्लीट करा। तो ये काइंड ऑफ सॉफ्ट पावर बढ़ाता है इंडिया की तरफ इन कंट्रीज में। अब देखो इसको क्रिटिकली हम एनालाइज करते हैं, है ना। देखो अब हम देखो इसकी सक्सेसेस देखेंगे और लिमिटेशन देखेंगे इन ये जो हमने ऊपर टूल्स देखे। देखो सक्सेस क्या है कि इंप्रूव्ड परसेप्शन ऑफ इंडिया एज अ बिहेवियर बेनेवोलेंट एंड सिविलाइजेशनल पावर। ठीक है, तो इंप्रूव्ड परसेप्शन है, पूरे परसेप्शन बढ़ा है, मतलब इन चीजों से इंडिया की तरफ लोगों का अच्छा रुझान बढ़ा है। सेकंड, चाइना के जो हार्ड पावर है उसको एक तरीके से इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है वो एक चैलेंज करती है। थर्ड है, इंडिया की लीडरशिप बढ़ रही है आपकी इन कंट्रीज में, सार्क कंट्रीज, बिम्स्टेक कंट्रीज, ग्लोबल साउथ समिट जो हो रही है, इंडिया की लीडरशिप इस वजह से यहाँ पे इन पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म्स में बढ़ रही है। अब कुछ इसकी लिमिटेशंस भी है, जैसे हमारे जो क्या है, कुछ बॉर्डर टेंशन्स हैं नेपाल के साथ, चाइना के साथ भी डिस्प्यूट है हमारे, जिसकी वजह से हमारा सॉफ्ट पावर पे क्या करता है, इंपैक्ट पड़ता है। सेकंड, परसेप्शन डोमिनेंस इन स्मॉलर नेबरिंग नेबर्स ओकेजनली ट्रिगर बैकलैश। जैसे कि देखो कई जगह ना हमारे परसेप्शन अच्छी नहीं है इंडिया के लिए। जैसे कुछ टाइम पहले आपने मालदीव्स में सुना होगा, इंडिया आउट कैंपेन चलाई गई थी तो ये चाइना द्वारा फंडेड, बट चलाई तो गई थी। काइंड ऑफ ये लोग सोच रहे हैं कि भाई इंडिया क्या है, एक बिग ब्रदर की तरह बिहेव कर रहा है इंडियन ओशन रीजन में, तो इस तरीके के गलत मैसेज नहीं जाने चाहिए। तो ये कुछ लिमिटेशंस है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन सॉफ्ट पावर एंड हार्ड पावर टूल्स। ठीक है, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर मान लो कोई सॉफ्ट पावर से नहीं मान रहा है तो किस टाइम पे हमको हार्ड पावर का यूज करना है वो भी हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत ये हमारी आप लिमिटेशंस में लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, व्हाट लेसन्स कैन इंडिया ड्रॉ फ्रॉम यूनेस्को फंडिंग क्राइसिस रिगार्डिंग द चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डिप्लोमेसी ऑन ग्लोबल स्टेज। देखो ना, यहाँ पे आपको एक चीज समझने की जरूरत है। क्या हुआ कि जो यूनेस्को है उसको जो मेजर फंडिंग आती थी ना, यूनेस्को को जो मेजर फंडिंग आती थी वो यूएस, इजराइल, ऐसी कंट्रीज से आती थी। बट ये जो कंट्रीज है ना बाहर हो गई यूनेस्को से। क्यों बोल रही, ये बोल रही है कंट्रीज के हमारे को बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता है, जिसकी वजह से यूनेस्को जो है ना उसमें फंडिंग क्राइसिस आ गई। मतलब अब जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी जिसके लिए यूनेस्को पहले पैसा दिया करता था, अब उसमें क्या होने स्टार्ट हो गई है, शॉर्टेजेस आनी स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई इंडिया इन सब से क्या सीख सकता है।
ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चीज एक्सप्लेन करनी है कि यूनेस्को फंडिंग क्राइसिस है क्या। यूएस और इजराइल के बाहर निकलने के बाद यहाँ पे जो यहाँ पे मनी की क्राइसिस आ गई है ना, यहाँ पे फंडिंग की क्राइसिस आ गई, उसी को ये यूनेस्को फाइनेंशियल क्राइसिस बोला गया। ठीक है, अब इंडिया इससे लेसन्स क्या ले सकता है, ठीक है, लेसन्स फॉर इंडिया फ्रॉम यूनेस्को क्राइसिस। सबसे पहली चीज तो कि भाई हमारे को ओवर रिलायंस नहीं रखनी है मल्टीलैटरल फोरम्स में, ये क्या हो सकता है, बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। सेकंड चीज कि भाई नीड है इंडिया को फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल रिलायंस की। इंडिया को क्या करना पड़ेगा कि वॉलेंट्री कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा कल्चरल इंस्टीट्यूशन को, ताकि जो हमारी हेरिटेज साइट्स हैं उनको अच्छे से क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। तीसरी चीज हमारे को एक लेसन ये लेना है कि भाई जियोपॉलिटिक्स की वजह से क्या हो सकता है, कल्चरल न्यूट्रलिटी जो है उसमें क्या आ सकती है, उसको अंडरमाइन किया जा सकता है। देखो जैसे पॉलिटिसाइजेशन ऑफ हेरिटेज लिस्टिंग, पैलेस्टीन साइट्स शोड दैट कल्चर इज नॉट इम्यून टू पावर पॉलिटिक्स। ठीक है, चलो जी, अगला पॉइंट है, इसमें आप लिख सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल कोएलिशन, कि भाई अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, अलग कोएलिशंस पे भी डिपेंड करना पड़ेगा। जैसे आपका ब्रिक्स के साथ मिलके हमारे को कुछ कोएलिशन ना लेना चाहिए जो हेरिटेज से रिलेटेड कुछ हो, है ना, ओवर डिपेंडेंस नहीं रखनी है यूनेस्को पे। Diversifying platforms. Apart from UNESCO, India must invest in digital culture diplomacy, festival, diasporic network to project its civilization strength globally. तो सिर्फ यूनेस्को पे ही डिपेंड नहीं रहना है ना, अपने सिविलाइजेशन को दिखाने के लिए लोगों को। जैसे देखो इंडिया में बहुत सारी साइट्स होती हैं जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला होता है ना। अगर यूनेस्को का दर्जा मिला है तो वहां पे ज्यादा टूरिस्ट आएंगे, ज्यादा फुटफॉल होगा, ज्यादा हमारी सॉफ्ट पावर बढ़ेगी। ठीक है, पर अब ना जैसे कि यहाँ पे इसमें क्राइसिस आ रही है तो हमारे को डाइवर्सिफाई करने पड़ेंगे प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, यहाँ पे ये बात हो रही है, तो ये सारे लेसन जो है हम इससे ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला है, अगला क्वेश्चन जो आपका है, जो कि अगली थीम है आपकी ब्रॉडर सॉफ्ट पावर एंड डायस्पोरा थीम्स। इसके तहत जो आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है, इंडिया इन व्हाट वेज हैज India's diaspora contributed to India's image building and diplomatic influence in Southeast Asia। देखो अब यहाँ पे पूछा गया है कि किस तरीके से इंडियन डायस्पोरा ने कंट्रीब्यूट करा है इंडिया की इमेज बिल्डिंग को, स्पेसिफिकली साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, अब यहाँ पे आप बता सकते हो कि जो साउथ ईस्ट एशिया है वहां पे एस्टिमेटेड 6 मिलियन जो है आपके इंडियन डायस्पोरा रहता है, जो कि इंडिया की इमेज बिल्डिंग में वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, अब देखो डायस्पोरा का कंट्रीब्यूशन क्या है। सबसे पहले तो जो डायस्पोरा है हमारा इन कंट्रीज में, वो कल्चरल एम्बेसडर की तरह जाता है। इंडियंस जहां भी रहते हैं अपने हिसाब से चलते हैं, है ना, पूजा पाठ करेंगे, ठीक है, साथ में फेस्टिवल्स जो होंगे जैसे दिवाली हो गया वो सेलिब्रेट करेंगे। तो इससे क्या होता है कि उन कंट्रीज में हमारी जो है सॉफ्ट पावर बढ़ती है, योगा को प्रमोट किया जाता है, कुजीन है, फेस्टिवल्स है, फिल्म्स है इंडिया की, वो उन कंट्रीज में पहुंचेगी तो इंडिया की सॉफ्ट पावर बढ़ेगी, है ना। अभी रिसेंटली आप देख रहे हो एनुअल इवेंट्स होते हैं जैसे कि इंटरनेशनल योगा डे हो गया, दिवाली सेलिब्रेशन हो गया, इससे भी इंडिया की कल्चरल विजिबिलिटी वहां पे बढ़ती है। तो इस तरीके से इंडिया की इमेज वहां पे अच्छी होती है। सेकेंड, इकोनॉमिक ब्रिज। Prominent diaspora entrepreneurs and business chambers such as Singapore Indian Chamber of Commerce have facilitated FDI flows, trade ties and startup collaboration with India। जैसे सिंगापुर इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इनकी वजह से जो इंडिया में स्टार्टअप, इंडिया का इन कंट्रीज के साथ स्टार्टअप कोलैबोरेशन बढ़ा है। पॉलिटिकल गुडविल एंड इंटीग्रेशन, जैसे कि जो सिंगापुर के प्रेसिडेंट है वो आपके इंडियन ओरिजिन के हैं, तो इस तरीके से भी एक पॉलिटिकल गुडविल इन कंट्रीज के साथ हमारी बढ़ती है। एजुकेशनल एंड स्किल लिंकेजेस, ठीक है, डायस्पोरा इंस्टीट्यूशन एंड प्रोफेशनल कंट्रीब्यूट टू नॉलेज एक्सचेंज एंड टेक कॉर्पोरेशन फॉस्टरिंग पार्टनरशिप इन आईटी, मेडिसिन एंड एजुकेशन। इंडियन आईटी, मेडिसिन और एजुकेशन में बहुत अच्छे हैं, तो इन कंट्रीज में यहाँ पे क्या प्रमोट होता है, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, पब्लिक डिप्लोमेसी एंड community engagement. Indian mission actively engage diaspora communities to promote brand India, है ना, tapping their support during the democratic and regional challenges। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है आप लिख सकते हो। इस तरीके से जो इंडिया डायस्पोरा है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है साउथ ईस्ट एशिया में हमारी इमेज बिल्डिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन है, इवेल्युएट द रोल ऑफ कल्चरल डिप्लोमेसी इन एनहांसिंग इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एंड ग्लोबल इन्फ्लुएंस पोस्ट कोविड-19। यहां पे पूछा है कि कल्चरल डिप्लोमेसी ने
किस तरह से एनहेंस करा है इंडिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और ग्लोबल इन्फ्लुएंस को कोविड-19 के बाद। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख सकते हो कल्चरल डिप्लोमेसी क्या होती है। कल्चरल डिप्लोमेसी होती है कि भाई नेशन जो है अपने हेरिटेज वैल्यू और ट्रेडिशन का फायदा उठाता है अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें इस तरीके से आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन कर सकते हो। अब देखेंगे कि हम क्या रोल प्ले करा है कल्चरल डिप्लोमेसी ने इंडिया के ग्लोबल इन्फ्लुएंस को बढ़ाने में, ठीक है। सबसे पहले इंडिया को क्या किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है एज अ सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी। देखो चाइना क्या करता है ना, चाइना ना हमेशा जहां पे भी जो भी उसको प्लेटफॉर्म मिले अपने को एज अ सिविलाइजेशन दिखाता है, ठीक है। अभी भी जो इनिशिएटिव चला है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसको बोला गया है कि हमने पुराने टाइम में जो सिल्क रूट होता था, कभी जो चाइना से सिल्क बह के जाता था पूरे वर्ल्ड में, उस तरीके का दोबारा से चाइना को बनाना है। तो काइंड ऑफ वो शो कर रहा है कि भाई हम पहले भी सिविलाइजेशनल, हमारी बहुत अच्छी सिविलाइजेशन थी और अभी भी हम क्या है उसी को रीगेन करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो इंडिया भी क्या कर रहा है कि ये जो कल्चरल डिप्लोमेसी है इसके थ्रू यही करना चाह रहा है कि अपनी जो सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी है उसको दिखाना चाह रहा है कि भाई हमारे तो पुराणों में तक वासुदेव कुटुंबकम की बात हुई है, पूरे अर्थ को एक परिवार माना गया है, ठीक है। चलो सेकंड चीज जो है योगा एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन, ठीक है। अब देखो क्या है, ग्लोबल प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, आयुष सिस्टम, कोविड एरा, आयुर्वेदिक डिप्लोमेसी, इंक्रीज्ड इंडियन कल्चरल फुटप्रिंट एंड ट्रस्ट इन नॉलेज सिस्टम, ठीक है। चलो ये चीज लिख सकते हो आप। थर्ड है डिजिटल कल्चरल आउटरीच। देखो यहां पे जो फेस्टिवल्स होते हैं ऑर्गेनाइज किए गए हैं, कॉन्फ्रेंसेस है, डायस्पोरा एंगेजमेंट है, सस्टेन्ड ग्लोबल टाइज ड्यूरिंग लॉकडाउन्स, हाईलाइटिंग इंडियाज डायस्पोरा सॉफ्ट एडॉप्टिव सॉफ्ट पावर, ठीक है। अगर अगला देखो हमने मिलेट एंड सस्टेनेबल लिविंग की बात करी। देखो मिलेट जो होते हैं रेनफेड एरिया में उगते हैं, अब ये जो है नेचुरल कंडीशन में उग रहे हैं, इनके लिए कोई फर्टिलाइजर्स डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी भी है ना की बात आती है कि भाई हम एनवायरनमेंट को पॉल्यूट नहीं कर रहे, ठीक है। सस्टेनेबल लिविंग की यहाँ पे बात आती है। चलो इसके बाद आप लिख सकते हो स्ट्रेंथनिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ठीक है, कि भाई इसने कल्चरल डिप्लोमेसी ने हमारे को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करी है। जैसे कि ये जो कंट्रीज है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, इनको हमने बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी के थ्रू अपने अंदर ऐड करा है। सेंट्रल एशिया है ना, अफ्रीका की कंट्रीज है, इनको भी हमने अपनी जो क्या बोलते हैं सॉफ्ट पावर है उसके थ्रू क्या करना की कोशिश की है, अपने साथ बांधने की कोशिश करी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को भी स्ट्रेंथन करने में काम करती है कल्चरल डिप्लोमेसी। तो ये सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियाज होस्टिंग द ग्लोबल साउथ बुद्धिस्ट समिट 2025 इन प्रमोटिंग कल्चरल डिप्लोमेसी एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि पूछा गया है कि भाई जो ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट है उससे हमारी जो कल्चरल डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट है किस तरीके से बढ़ रही है ईस्ट और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ। देखो आपको यहाँ पे एक चीज पता होनी चाहिए कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहां पे बुद्धिज्म बहुत ज्यादा अमाउंट में फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो उसी चीज को लेवरेज करते हुए इंडिया क्या कराता है, ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट ऑर्गेनाइज कराता है ताकि इन कंट्रीज के साथ बियॉन्ड इकोनॉमिक रिलेशन हम कल्चरल रिलेशन को भी बढ़ा सकें, ठीक है। चलो सिग्निफिकेंस इन प्रमोटिंग कल्चरल डिप्लोमेसी, जो ये बुद्धिस्ट समिट हो रही है ये किस तरीके से हमारी कल्चरल डिप्लोमेसी में हेल्प कर रही है। सबसे पहले तो इनके साथ हमारी जो सिविलाइजेशनल टाइज थी उनको याद दिलाया जा रहा है। इनको बोला जा रहा है कि भाई इंडिया वो जगह है जहां से आपका कल्चर, जहां से आपका रिलीजन उभर के आया है, ठीक है। चलिए सेकंड चीज आप लिख सकते हो कि इस वजह से क्या होगा, जब बुद्धिस्ट समिट कराई जाएगी बहुत ज्यादा लोग आएंगे एक जगह पे तो पीपल टू पीपल कनेक्शंस भी बढ़ेंगे, ठीक है। एकेडमिक स्पिरिचुअल टूरिज्म एक्सचेंज बढ़ेंगे, ठीक है। शेयर्ड फेस्टिवल प्रमोशन होगी, फेस्टिवल्स की, पिलग्रिमेज की, मोनेस्टिक ऑपरेशंस की, है ना। आगे और क्या हो सकता है कि इसका प्रोजेक्शन में भी हेल्प मिल सकता है इंडिया एज अ सॉफ्ट पावर, कि भाई ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट कराई जा रही है किसके द्वारा, इंडिया के द्वारा, और चाइना है दूसरी साइड जो बिल्कुल ही रिलीजन को नकार देता है, ठीक है। तो यहां पे देखो काउंटर चाइनाज नैरेटिव थ्रू स्पिरिचुअल आउटरीच एंड हिस्टोरिक लेगेसी, ठीक है। ये चीज लिख सकते हो आप इसमें। अब देखो स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया, हमारी साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के साथ किस तरीके की स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट्स हैं। आपको
ईस्ट पॉलिसी के बारे में पता होगा, 2014 में मोदी जी के टाइम पे आई थी। इससे पहले कौन सी पॉलिसी हम फॉलो करते थे? लुक ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो ये हमारे जो ये बुद्धिस्ट समिट कराई गई है ये सपोर्ट करती है हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी को। ठीक है, रीजनल इन्फ्लुएंस है ना को भी बैलेंस करने का काम करती है, जैसे कि सॉफ्ट काउंटर वेट टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड डिप्लोमेसी। ठीक है, अगली चीज टूरिज्म एंड इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। इससे क्या होगा, ऐसी समिट्स अगर हम कराएंगे तो उससे टूरिज्म बूस्ट होगा, ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन बढ़ेगा इन कंट्रीज के बीच में। ठीक है, तो ये सारी चीज है। अब देखो इसमें चैलेंजेस क्या है इंडिया के लिए। देखो इंडिया की ना अभी भी इन कंट्रीज के साथ साउथ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ बहुत ज्यादा लिमिटेड आउटरीच है, बिकॉज यहाँ पे लैंग्वेज बहुत बड़ा बैरियर है। ठीक है, यहाँ पे लॉजिस्टिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा बैरियर है ना। इन कंट्रीज के साथ हम इंफ्रास्ट्रक्चरली कनेक्टेड ही नहीं है। ठीक है, उनके लिए बेशक हमने अभी रिसेंटली कालाधाम प्रोजेक्ट चलाया है ना, इस तरीके के हम बहुत सारे प्रोजेक्ट चला रहे हैं, बट अभी भी वो बिगिनिंग स्टेज पे है। पूरी तरीके से हम अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप नहीं कराए हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे ना रिक्वायर सस्टेन्ड एंगेजमेंट बियॉन्ड समिट्स। देखो इन कंट्रीज के साथ हमारे को अच्छे रिलेशंस बनाने हैं तो बस सबमिट से काम नहीं चलेगा, विद टाइम हमारे को और ज्यादा एंगेजमेंट्स इनके साथ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हो। और इसी के साथ आज के जो 10 क्वेश्चन है हमारे खत्म होते हैं। ये एडिशनल 5 क्वेश्चन हैं, है ना, जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो। हमारे को आप इसको फोटो खींच के भेज सकते हो, हम आपको आंसर की इवैल्यूएशन आपको दे सकते हैं। ठीक है, दे देंगे वापस। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक चीज कि अगर आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो हमारे इंस्टीट्यूट में आके भी आप इसको आंसर कर सकते हो। जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट घुमारवी में है, हमारा इंस्टीट्यूट शिमला में है ना, चंडीगढ़ में है, कहीं पे भी आके आप इन आंसर्स को लिख सकते हो और इवैल्यूएट करा सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। कल हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा इंटरनेशनल रिलेशंस का, तो कल मिलते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।